नमस्कार मित्रों, मैं लौकुश तिवारी। आज हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की कोर्स BAG की पुस्तक BHDLA 135 हिंदी भाषा विविध प्रयोग को पढ़ेंगे। इसमें पहला है खंड 1 का परिचय। इस खंड में हमारा लक्ष्य पढ़ने और समझने के कौशलों का विकास करना है। इसके लिए हमने कुछ विशेष विषयों से संबंध पाठ्य चुने हैं। इस पाठ्यांशों के माध्यम से आप यह समझ सकेंगे कि हिंदी में विविध विषयों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार किया जा सकता है और उसमें किस तरह की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा को पढ़ने और समझने से पहले उसके आधारभूत तथ्यों पर अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है, जिससे आप पाठों को अच्छी तरह समझ सकें। भाषा सीखने की इस प्रक्रिया में खंड की पहली 2 इकाइयों में आप हिंदी भाषा की ध्वनि और लिपि का परिचय प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इन इकाइयों में अभ्यास भी दिए गए हैं। इकाई 3 में हिंदी के प्रयोजन मूलक स्वरूप की चर्चा की गई है। पाठ में प्रयोजन मूलक भाषा का तात्पर्य समझने के साथ ही विभिन्न प्रयुक्तियों में भाषा के स्वरूप और शब्दावली में आए बदलावों को भी स्पष्ट किया गया है। तो अब हम मूल पाठ की ओर बढ़ते हैं। हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय। हमारा जो उद्देश्य है, इसमें हमें भाषा प्रयोग में लिपि के लाभों को हम बता सकेंगे इसको पढ़ने के बाद। अब हम इसकी प्रस्तावना को पढ़ते हैं। हम सब हिंदी बोलते, लिखते और इन दोनों के माध्यमों से एक दूसरों का विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जो बातें हम मौखिक या उच्चारित रूप से करते हैं, उन्हें हम लेखन द्वारा भी प्रकट करते हैं। ये कैसे संभव है? उच्चारण और लेखन में हम कैसे तालमेल बैठाते हैं? लिपि से हम उच्चारित भाषा को कागज पर मूर्ति रूप देते हैं। लिपि और उच्चारण भाषा के मूल तत्व हैं। इन्हें जानना भाषा को अच्छी तरह सीखने के लिए आवश्यक है। इकाई 1 में हम लिपि का परिचय प्राप्त करेंगे और इकाई 2 में हम उच्चारण संबंधी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। भाषा और लिपि। आप यह पाठ पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आपके सामने मैं नहीं हूँ, फिर भी लगता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, जैसे सामने बैठे सुन रहे हों। यह कैसे संभव हुआ? आप भाषा के लिखित रूप को पढ़ रहे हैं। आपके सामने छपे हुए ये अक्षर हैं। इन्हीं अक्षरों से आप भाषा के उच्चारित रूप पहचान रहे हैं और अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह हम लिपि के माध्यम से भी एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, जैसे बोलकर अपने भावों को अभिव्यक्ति देते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि पढ़ना सुनने का दूसरा रूप है। लिपि के महत्व पर विचार करने से पूर्व हमें भाषा के महत्व पर भी विचार कर लेना चाहिए। भाषा वह माध्यम है जिस पर मानव समाज का बहुमुखी विकास निर्भर करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भाषा के बिना मनुष्य सोच भी नहीं सकता। उसका संपूर्ण चिंतन उसकी मातृभाषा में होता है, लेकिन भाषा में चिंतन और विकास की आधार भूमि लिपि है। लिपिबद्ध भाषा या लेखन कला के उद्भव से ही भाषा का चरम विकास संभव हो सका है। आइए अब हम लिपि के फायदे के बारे में पढ़ेंगे। लिपि के विकास से पहले मनुष्य सिर्फ बोलता था, वो लिखता नहीं था। संस्कृति के विकास के साथ साथ लिखना प्रारंभ हुआ। पहले मनुष्य ताड़ के पत्तों पर या भोजपत्र पर लिखता था। कुछ लोग गीली मिट्टी पर या पत्थरों पर लिखते थे। कुछ संस्कृतियों में धातु पटल पर लिखने का प्रमाण मिलता है। प्राचीन काल में लिखना बहुत कठिन काम था, इसलिए इसका अधिक प्रचार नहीं हुआ था। संसार में कम भाषाएं लिखी जाती थी। मध्य युग में कागज का उत्पादन आरंभ हुआ और छपाई का प्रचलन हुआ। तब से लिखने का व्यापक प्रचार हुआ है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग लिखना पढ़ना सीखें। जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता है उसे हम अशिक्षित कहते हैं। ऐसा क्यों? लिखने पढ़ने से ही ज्ञान का विस्तार हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि जो भाषाएं लिखी जाती हैं वही प्रगति करती हैं। उनको बोलने वाला समाज उन्नति करता है। आप जानना चाहेंगे कि लिपि से समाज के विकास का क्या संबंध है?
पहला एक संबंध सुनिए। लिपि का सबसे बड़ा गुण है विचार को सुरक्षित रखते हुए उसे समय से आगे बढ़ाना। हम बोलते हैं तो बात खत्म हो जाती है, लिखने पर उसे स्थायित्व मिल जाता है। लिखे हुए अक्षर ध्वनि की तरह मिट नहीं जाते। आप अपने विचारों को खुद बाद में पढ़ सकते हैं। इस कारण हम अधिक व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, थोड़े शब्दों में सारी बात को रखने का प्रयत्न करते हैं। बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा के रूप में अंतर है, इसके बारे में हम आगे के पाठों में विस्तार से पढ़ेंगे। यह कह सकते हैं कि लिखने से भाषा का विकास होता है। दूसरा है लिपि से भाषा यानी भाषा के माध्यम से कहे हुए विचार सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसी कारण हमारे पास पुराने जमाने की कृतियां सुरक्षित हैं, उस समय का ज्ञान विज्ञान सुरक्षित है। ये विचार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाते हैं। इसी कारण मानव विकास करता जाता है। मानव विकास के लिए लिपि आवश्यक है। विकास की यह कहानी ही हमारी संस्कृति है। लिपि के कारण हम संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा है लिपि के माध्यम से हम संप्रेषण का विस्तार कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार लोग आपको सुन सकेंगे, लेकिन अखबार में लिखें तो शायद लाखों लोग आपको सुन सकेंगे। भारत के ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए लोग आपके विचारों को जान सकेंगे। लेखन से आने वाली पीढ़ियां भी आपके विचार जान सकेंगी। आइए हम लेखन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। लेखन क्या है, लिपि क्या है? हम जिस क्रम में ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसी क्रम में उन्हें पूर्व निश्चित आकारों के माध्यम से दिखाना ही लिपि है। अर्थात लिपि में उच्चारित ध्वनियों के लिए चिन्ह निश्चित कर देते हैं। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जैसे वर्ण पा एक ध्वनि का प्रतीक है, इसी तरह बा किसी दूसरी ध्वनि का। शब्द काल में 3 ध्वनियां हैं, क, अ, ल। लेखन में भी हम 3 वर्णों से इस क्रम को दिखाते हैं। किसी भाषा की वर्णमाला उस भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतीकों की व्यवस्था होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। यह लिपि हिंदी की ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा नहीं है कि सारी भाषाओं में एक जैसी लिपि व्यवस्थित हो। देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। अरबी भाषा की लिपि में लेखन दाएं से बाएं चलता है। जापानी भाषा में वर्ण ऊपर से नीचे के क्रम में लिखे जाते हैं। चीनी भाषा में ध्वनियों के अलग संकेत नहीं होते, बल्कि पूरा शब्द एक तस्वीर की तरह होता है। इसी कारण चीनी लिपि को चित्र लिपि कहते हैं। इन भिन्नताओं के बावजूद हम कह सकते हैं कि लिपि रेखाओं के आकार के माध्यम से उच्चरित भाषा का संकेत करती है। देवनागरी लिपि का पूर्ण परिचय प्राप्त करने से पूर्व आपके लिए रोमन लिपि के लेखन से उसकी तुलना उपयोगी हो सकती है। आप में से अधिकांश रोमन लिपि से परिचित होंगे। देवनागरी लिपि में प्रायः शब्दों के अधिक और अंत को छोड़कर व्यंजनों के साथ स्वर के स्थान पर केवल मात्राओं का प्रयोग होता है, जबकि रोमन में सर्वत्र शब्दों में व्यंजन और स्वर का प्रयोग अनिवार्य है। जैसे कामता प्रसाद, तो इसको रोमन में हमने शब्द और व्यंजन दोनों का इस्तेमाल किया। देवनागरी का यह शब्द क जमा आ जमा म जमा त जमा आ जमा पा जमा रा जमा सा जमा आ जमा द जमा आ वर्णमाला की 11 ध्वनियों से निर्मित है, लेकिन व्यंजनों के साथ मात्राओं का उपयोग से यह शब्द अत्यंत संक्षिप्त हो गया है। जबकि रोमन में वर्णमाला की 11 ध्वनियों का प्रयोग करने के कारण शब्द बड़ा हो गया है, जो अधिक स्थान घेरता है। इसलिए देवनागरी लिपि हिंदी के लिए अधिक सुगम, संक्षिप्त और वैज्ञानिक लिपि है। आपने अभी लिपि की उत्पत्ति और महत्व के बारे में जाना। अब हम कोशिश करते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों का हम उत्तर खोजें। अब हम आगे पढ़ेंगे देवनागरी लिपि के बारे में हम जानें। वर्णों का मानक रूप। हिंदी का क्षेत्र अत्यंत विशाल है, इस कारण कुछ वर्णों के लेखन में वीरता का होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे मुद्रण में कठिनाई होती है। लोगों को सीखने सिखाने में भी कठिनाई होती है। आज कंप्यूटर के माध्यम से शब्दों का संयोजन किया जाता है,
है। पहले यही काम टाइपराइटर से होता था। दोनों ही स्थितियों में मानक वर्णों का इस्तेमाल अनिवार्य है। इस कारण भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय को मानक देवनागरी लिपि निर्धारित करने का कार्य सौंपा। इसका उद्देश्य यह था कि हम निश्चित करें कि आगे से कौन कौन से वर्ण मानक होंगे। इस कार्य के पीछे यह उद्देश्य था कि लोग मानक वर्णों का ही प्रयोग करें, जिससे भाषा में एक रूपता आए। निदेशालय ने 1966 तो सन 2000 में मानक देवनागरी लिपि प्रस्तुत की। आगे हम इस मानक लिपि का परिचय प्राप्त करेंगे। यहाँ हम मानक देवनागरी वर्णमाला दे रहे हैं। स्वर है हमारे, देखिए अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। फिर से एक बार स्वर में बोलता हूँ, अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। और ये हमारी मात्राएं हैं, इनका ज्ञान हमें होना अनिवार्य है शब्द रचना करने में। फिर अनुस्वर ये है, अंग, विसर्ग है आह, व्यंजन हमारे ये रहे क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड़ ढ ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स स ह। फिर द्विगुण व्यंजन ड़ ढ, संयुक्त व्यंजन छ त्रंग ज्ञ श्रम स्रा, इसको हम स्रा कहते हैं। लेखन की कठिनाइयों के बारे में हम जानेंगे। अब हम लेखन की कुछ कठिनाइयों की बात करेंगे। आप निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए, जैसे पद्मा, उद्यान, द्वारा, उद्देश्य, द्वार। क्या आपने सारे शब्द पढ़ लिए? ना पढ़ सकते हो तो चिंतित नहीं, क्योंकि ये वर्ण छपाई में कम हो जा रहे हैं। पहले की पुस्तक में ऐसे शब्द ज्यादा छपते थे, लेकिन आधुनिक छपाई की मशीनों में इनके छपने की गुंजाइश तो जो पद्मों में दम है, दो वर्णों का योग है, द जमा मा। इन दोनों के मिलने से एक तीसरा रूप बन जाता है। इसी सिलसिले में हम एक और प्रक्रिया की चर्चा करेंगे, यह है सरलीकरण। आगे के शब्दों को देखिए, पद्मा, उद्यान, द्वारा, उद्देश्य, उद्धार। हमने यहाँ हलंत चिन्ह का प्रयोग किया है। यह है हलंत, जिससे 6 तरह के संयुक्त वर्णों के लेखन से बच गए। अब जैसे दम या द म, हलंत का हमने उपयोग किया और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। चलिए, हमने संयुक्त वर्ण के बारे में जाना। आगे हम बढ़ेंगे। र से बनने वाले संयुक्त व्यंजनों के निम्नलिखित रूप होंगे, जैसे क्रम, श्रम, तर्क, ड्रामा, बर, रुपया, रूप, हृदय, श्रृंगार, दृष्टि इत्यादि। आप निम्नलिखित वर्णों को देखिए और उसमें समान तत्व पहचानिए। अच्छा, स, सा, व, ल, य पहचान लिया। सबके अंत में एक खड़ी पाई है, उसे निकाल दीजिए और उसके स्थान पर दूसरे वर्ण रख दीजिए तो संयुक्त वर्ण बन जाएगा। उदाहरण देखिए, मुख्य, 11, विद्वान, प्राच्य, राज्य, ये विघ्न है, विघ्न, तथ्य, ध्वनि, न्याय, प्यार इत्यादि। अब वर्ण का और फा से संयुक्त वर्ण बनाने के लिए इसकी आखिरी रेखा थोड़ी काट दें तो संयुक्त वर्ण बन जाएगा, जैसे क, फ, मुक्त, हफ्ता। अब कुछ वर्ण और बचे हैं, जैसे छ, ट, ड़, ढ, ढ, द, ह। तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं कहाँ? जैसे उच्छ्वास, नाट्य शास्त्र, पाठ्यक्रम, धनाढ्य, पद्म, चिन्ह। चलिए, अभी तक हमने लेखनी की बात करी, अब हम वर्तनी की बात करते हैं। अब हम सरलीकरण की ही प्रक्रिया के संदर्भ में वर्तनी की चर्चा करेंगे। निम्नलिखित शब्द की वर्तनी के 4 रूप हैं। संबंध, जो संबंध लिखा है वह 4 प्रकार से लिखा जा सकता है। आपको मुद्रण में ये चारों ही रूप मिलेंगे। इससे सीखने वालों को कठिनाई भी होती है। यहाँ एक रूपता लाने की आवश्यकता है। हिंदी निदेशालय ने सलाह दी है कि पंचम वर्ण को उस वर्ग के पहले 4 वर्णों से पहले अनुस्वर में दिखाया जाए। जैसे न तो त, थ, द, ध से पहले यूं लिखा जाए। मानक रूप है अंत, पंथ, बंद, अंधा। तो इसको पूर्ण रूप इसका क्या है? अंत है। आधा ना यहाँ लगा हुआ है और यहाँ ऊपर मानक रूप में हमने आ के ऊपर एक बिंदी लगाकर इस ना को समाप्त कर दिया, जो कि पूर्ण रूप है इसका। इस तरह से कुछ अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे हम संबंध है हिंदी लिखते हैं, बिंदी लगा देते हैं, टंकर, चंचल, गंगा, मंत्री, अन्य। इस पद्धति से भाषा में एक रूपता आएगी, लिखने में सरलता आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे 1.4 वर्तनी के कुछ नियम। शब्द का लिखित रूप उसकी वर्तनी कहलाता है।
अनुस्वर का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे गंगा, ठंडा, संध्या, संपादक आदि में पंचाम अक्षर के बाद उसी वर्ण का वर्ण आगे आता है। चलिए चंद्रबिंदु देखते हैं। चंद्रबिंदु के बिना पर्याय अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है, जैसे हंस, हंस, अंगना, आंगना आदि। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। चलिए अब विदेशी ध्वनियों के बारे में हम पढ़ते हैं। विदेशी ध्वनियाँ क्या है? विदेशी ध्वनियाँ है अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतरण हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं। जैसे कलम, किला, दाग आदि। अब कलम, किला, दाग नहीं, यहाँ उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभिष्ट हो अथवा उच्चारणगत भेद बताना आवश्यक हो, वहाँ उनके हिंदी में प्रचलित रूप में यथास्थान नुक्ते लगाए जाएं। जैसे खाना, खाना, राज, राज, हाइफन, हाइफन। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी की मुख्यतः 5 ध्वनियां हैं क, ग, ख, ज, फ हिंदी में आई हैं, जिनमें से 2 क और ग तो हिंदी उच्चारण कागा में परिवर्तित हो गई हैं। एक है ख, लगभग हिंदी खा में खपने की प्रक्रिया में है और शेष 2 ज, फ धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोने रखने के लिए दरसरत है। 9वां हल चिन्ह। संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत रूप ही रखा जाए, परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हल चिन्ह लुप्त हो चुका है, उनमें उसको फिर से लगाने का यत्न न किया जाए। जैसे महान, विद्वान आदि के न में, इसी तरह भगवान, श्रीमान के न में और जगत के त में हल लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ यदि कहीं भगवान, श्रीमान शब्दों का प्रयोग हो तो ह और ल आवश्यक लगाना है। 12वां ए, ओ का प्रयोग। हिंदी में ए, ओ का प्रयोग 2 प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार की ध्वनि है और आदि। है और आदि में है तथा दूसरे प्रकार की गवैया, कौवा आदि में। इन दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हें चिन्हों ए और ओ का प्रयोग किया जाए। गवैया, कौवा आदि संशोधनों की आवश्यकता नहीं है। अब हम सारांश पढ़ेंगे कि हमने क्या सीखा। हिंदी लिपि और वर्तनी के मानकीकरण के संदर्भ में केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार ने कुछ विशेष नियम तैयार किए हैं। इन नियमों की जानकारी भी इस इकाई में आपको दी गई है। हमने इस इकाई में पढ़ा कि हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। सभी भाषाओं में लिपि भाषा के उच्चरित रूप का प्रतिनिधित्व करती है। हम ध्वनियों को अलग अलग चिन्हों से दिखाते हैं, यह चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। हमने हिंदी की वर्णमाला का परिचय प्राप्त किया। हमने हिंदी लिपि में कई वर्ण अलग अलग ढंग से लिखे जाते हैं। भारत सरकार की संस्था केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने देवनागरी लिपि को मानक रूप प्रदान किया है। मानक रूप से सीखने सिखाने में आसानी होगी, टंकण मुद्रण का कार्य सरल होगा और भाषा में एक रूपता आएगी। अब आप हिंदी लिखते हुए मानक वर्णों का प्रयोग कर सकते हैं। भाषा के शब्दों को हम वर्णों के क्रम में लिखते हैं तो वह वर्तनी कहलाती है। भाषा में उच्चारण तथा वर्तनी में तालमेल हो तो उसे वैज्ञानिक भाषा और उसकी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कह सकते हैं। हिंदी को इस दृष्टि से वैज्ञानिक भाषा माना जाता है क्योंकि अधिकतर हमें उच्चारण और वर्तनी में तालमेल देखते हैं, इसलिए सही वर्तनी लिखने के लिए सही उच्चारण करना आवश्यक है। वर्तनी दोषों को पहचानने और दूर करने के लिए कुछ शब्दों के संदर्भ में वर्तनी के नियम देखे जा सकते हैं। इस इकाई में ऐसे ही कुछ नियमों की हमने चर्चा की। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।